In this video, we will going learn about Newton law of motion, लेक्चर 1। इसमें हम थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे। मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पर रहेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानेंगे हम फोर्स कितने प्रकार का होता है। फोर्स दो प्रकार का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से लगता है। जैसे कोई बॉडी है यह मास का, इस पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई आदमी है ढकेल रहा है अपने हाथ से, इसका हाथ और ये बॉडी दोनों कॉन्टैक्ट में, तभी इस पर फोर्स लगेगा। या कोई खींच रहा है, जैसे कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को कोई मार रहा है, पैर से इसके कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। या कोई दीवार में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कोई खींच रहा है या फोर्स लगा के, यहाँ पर टेंशन बनेगा, टेंशन फोर्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स। यहाँ पे दो फील्ड फोर्स लिख देते हैं, फील्ड फोर्स। यहाँ पे दो बॉडी के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे मान लेते हैं डी, ये M1 M2, तब जो फोर्स लगे इनके बीच वहाँ पे फील्ड फोर्स कहते हैं। जैसे कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, इन दोनों के बीच की दूरी R हो, तो यहाँ पे फोर्स लगता है या बराबर Q²/R²। जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई मैग्नेटिक चीज़ रखा हो, इनके बीच की दूरी D है, यहाँ भी लगेगा। या कोई M1 बॉडी हो, M2 बॉडी हो, बीच की दूरी D हो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या बराबर G M1 M2/R²। इसे R लिख दीजिए। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। यदि कोई बॉडी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, इस पर यदि म्यू बराबर 0 हो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 हो, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। कोई आदमी खींच ना रहा हो या कोई आदमी ढकेल ना रहा हो और ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जाता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। अब आते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए। अब यहाँ पर dp मोमेंटम p से डिनोट करते हैं, dp/dt = F एक्सटर्नल, यानी कि किसी बॉडी का रेखीय संवेग की दर उसके एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपातिक होता है। अब हम जानते हैं p = होता है mv। अब वैल्यू रख दी इसमें dmv/dt = F एक्सटर्नल। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले इसका फिर इसका, dm भी यहाँ रहेगा dt प्लस, अब हम यहाँ देखिए उसको दूसरे वाला करिए, डिफ्रेंशिएशन तो आना ही चाहिए, F एक्सटर्नल। हम जानते हैं यहाँ है कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता है ऑलवेज यहाँ पे, तो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। बचा क्या हमारा F dv/dt = F एक्सटर्नल। अब dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण, हिंदी में त्वरण कहते हैं उसे। अब लिख दीजिए इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए ma F एक्सटर्नल। ये हमारा आ गया इक्वेशन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं F एक्सटर्नल/m। यदि किसी बॉडी पे फोर्स हम लगा रहे हैं 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ये याद रखिए। वी विल गोइंग नेक्स्ट वन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। यदि कोई बॉडी है मास का, इस पर यदि कोई इंसान हाथ से अपने फोर्स लगाता है या फोर्स, तो ये बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाता है हाथ पे। जैसे कोई मास का बॉडी रखा हुआ है, सरफेस पे अपना फोर्स mg लगाता है, वेट, तो सरफेस पे अपना नॉर्मल फोर्स लगाता है, इसलिए हम n = mg कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। टू एवरी एक्शन ऑलवेज ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं। जैसे कोई बॉडी है, म्यू दिया है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये बॉडी एक आदमी लगा रहा है फोर्स, इस पर यह फोर्स लगा रहा है, और एक आदमी इधर से लगा रहा है, एक इधर से F लगा रहा है, 2F लगा रहा है ये, और एक इधर से F लगा रहा है फोर्स, और ये बॉडी अपने आप अपनी जगह पे खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसके वजह से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वजह से।
तो इस बॉडी पे एक्चुअल फोर्स 2F इधर से लग रहा है, F इधर से लगा रहा है। ये बॉडी भी, ये अगर इंसान को अलग बनाएंगे ना यहाँ पे, तो 2F फोर्स इधर से लग रहा होगा इंसान पे, इस इंसान पे लगेगा इधर भी F फोर्स। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स। यदि आप किसी को झापड़ मारते हैं तो उसका गाल भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगाता है। तो हम अगले चलते हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स को सीधे सीधे बोल सकते हैं, डेल्टा पी को ही इम्पल्स कहते हैं। अब डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम की को ही हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं dp/dt, अभी हम इसके पहले लिखे थे =F, यानी कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल लिख दीजिए, पी इनिशियल लिख दीजिए, इसी को तो चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो डेल्टा पी, अब टी को उधर कर दीजिए, F/dt। यदि इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखें तो इनिशियल फाइनल F एक्सटर्नल dt, ये होता है एकदम असली रूप, और जिसे हम इम्पल्स कहते हैं डेल्टा पी को। इनिशियल फाइनल F एक्सटर्नल dt, ये होता है असली रूप। नेक्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम या BD से शॉर्टकट में बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन लगाने के लिए, यही जानेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? कोई मान लीजिए मास का है, अब इस पे मतलब हर डायरेक्शन से देखिए, इस पे किधर से फोर्स लग रहा है। इस पे मान लीजिए कोई आदमी इस पे फोर्स भी लगा रहा है, हमें ये बॉडी का नाम ए दे देते हैं। अब बोल दिया जाए कि ये बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या BD बनाइए, तो ये BD बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये आदमी ये फोर्स लगा रहा था, अब जिधर से भी फोर्स लग रहा था उस पर बना दीजिए। एक आदमी इधर से फोर्स इधर लगा रहा था, नीचे से देखिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि इसके पास ये मास है। ये mg ज़मीन पे लगाया था ना, उसी को बैलेंस करने नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये BD हो गया। यदि बोल दिया जाए कि ये मास का है, इसके ऊपर ये 2m मास का है, इसके ऊपर ये मास का है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है F, ठीक, और एक आदमी मान लीजिए खींच रहा है F फोर्स से। अब इसका नाम ए दे दीजिए। अब बोल दे कि ये BD बनाइए ए वाले का। अब देखिए हर डायरेक्शन से देखिए किधर फोर्स लग रहा है, तो हम लिख लीजिए, ये बॉडी का ये नाम लिख लीजिए। ऊपर से mg लगेगा, इसका भार है ना mg, एक इधर से फोर्स लग रहा है, इसको सरफेस को बनाने की जरूरत नहीं है ये BD में, क्योंकि नॉर्मल फोर्स नीचे से हमें दर्शाना है, नॉर्मल रिएक्शन। एक आदमी इधर से खींच भी रहा था, बस ये BD हो गया। नेक्स्ट समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का BD बना लीजिए। जैसे कोई ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे ये पुल्ली है, ये दूसरा पुल्ली है, इसमें कोई मास लटकाया गया है M1, ये इस पुल्ली को यहाँ पे कांटेक्ट किया गया, इसमें से कोई मास लटकाया गया है M2। अब स्ट्रिंग का ये BD, स्ट्रिंग का BD बनाना। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग की शुरुआत कीजिए कि एक ही स्ट्रिंग कहाँ तक गया है, ये सब एक ही स्ट्रिंग है, ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग आ गया, ये भी दूसरा स्ट्रिंग आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं टेंशन T है। अब यहाँ यह BD बनाने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। इसमें हम मान ली टेंशन T है, तो जहाँ तक ये स्ट्रिंग जाएगा सब में टेंशन T ही रहेगा, उस स्ट्रिंग में टेंशन T। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना होगा, इसमें T लग रहा है, इसमें भी T लग रहा है, और बैलेंस किए हुए है, ये अकेले इन दोनों के बराबर है, यानी कितना होगा ये 2T। इस वाले में देखिए, इधर हमारा स्ट्रिंग में टेंशन T है, इधर भी T है, ये अकेले है, इधर हो जाएगा 2T। यदि कोई ऐसा रहता स्ट्रिंग, इधर T इधर से T, ये हो जाएगा 2T। वही क्रिया प्रतिक्रिया, बराबर फोर्स होना चाहिए। यदि दो आदमी हैं यहाँ पे या फोर्स लगा रहे हैं, इसमें भी या फोर्स लगा रहे हैं, कोई अकेला आदमी है, इन दोनों के बराबर रुके हुए हैं, यानी कि इनके बराबर इनको मिला करके जोड़ ऐड कर दीजिए, उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो रुका हुआ है। कितना लगा रहा होगा? 2F लगा रहा होगा, बस। नेक्स्ट, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ये कोई दीवार है, ये भी कोई दीवार मान लीजिए, ये स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, इन दोनों में हमें टेंशन फोर्स निकालना है। टेंशन इन ए एंड बी। अब हमें ए बी डी की ज़रूरत पड़ेगी। ए बी डी बनाइए, ये वाला है। यदि ये 37 अंश है तो इसके पैरेलल खींचिए रेखा, ये भी हो जाएगा 37 अंश। हमें T1 मान लीजिए, इसे T2 मान लीजिए। ये कितना हुआ था? 37 अंश। इसका अब दो कंपोनेंट बनेगा, एक पैरेलल नहीं, एक परपेंडिकुलर, एक इसके क्षैतिज बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये हो जाएगा T1 cos 37। जो एंगल सटे हुआ है तब वहाँ पे cos आता है, और यहाँ आ जाएगा T1 sin 37। ये मत बोलेगा ये 100 न्यूटन का भार लटका हुआ है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर न्यूटन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब फिर बनाइए इसके अगला बना दीजिए और सफाई से इसको छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हमारा T1 sin 37, ये हो जाएगा T1 cos 37, ये हमारा 100। अब क्रिया प्रतिक्रिया जो रूल है ना वही लगा दीजिए, जो अपोजिट में है उसको इक्वल कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में इसको इक्वल कर दीजिए। T2 इक्वल टू T1 cos 37, इक्वेशन नंबर 1। परपेंडिकुलर वाला देख लीजिए, T1 sin 37 इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या है तो बदल के उल्टा कर दीजिए, T1 cos 37 इक्वल टू T2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये दोनों को भाग दे दीजिए, T1 sin 37 T1 cos 37 इक्वल टू 100 बाई T2। T1 से T1 कट गया, tan 37 100 बाई T2। अब sin tan 37 की वैल्यू होती है 3/4 100 बाई T2। अब T3 गुणा करा दीजिए, T2 इक्वल टू 100 पूरे 4/3, ये T2 का वैल्यू आ गया। अब T2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आ जाएगा। ये आप खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्ट्रिंग को देखिए अरेंज किया इसने और उसके बाद से 350 न्यूटन भार इस पर लटका दिया गया है। अब इसमें हमने T1 मान लिया, T2 मान लिया, T3 मान लिया, T4 मान लिया। चारों को ज्ञात करना है, चारों में टेंशन फोर्स कितना आएगा। और एंगल दिया हुआ था 30 अंश, 37 अंश, 45 अंश। तो हम जानते हैं जब ये 45 अंश होगा तो ये भी 45 होगा, और ये 37 अंश है तो इसके पैरेलल ये भी है, ये भी 37 अंश हो जाएगा। तो ये BD बनाइए, ये BD का हर जगह काम आएगा। इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B मान लीजिए। ये BD पॉइंट A, ये हमने T1, इसका दो कंपोनेंट बनाइए। ये 30 अंश है, T2 दिया है तो T2 cos 30 अंश। परपेंडिकुलर में आएगा तो T2 sin 30 अंश, T2 cos 30 अंश, T2 sin 30 अंश। इसको देखिए, इसका दो कंपोनेंट होगा T4 का, ये इधर cos आ जाएगा, इधर sin चला जाएगा। T4 cos 37 प्लस ऐड हो जाएगा, ऐड होगा क्योंकि इधर ये भी आ रहा है। T4 sin 37, ये हो गया पॉइंट A। अब पॉइंट B पे, पॉइंट B पे देखिए, ये T3 है, ये 45 अंश है, यानी कि T3 cos 45। ये पैरेलल में जब लेंगे परपेंडिकुलर में T3 sin 45, T3 cos 45, T3 sin 45। T4 में आते हैं, T4 का भी दो कंपोनेंट बनेगा, cos वाला sin वाला। cos वाला वहाँ बनता है जब एंगल जिसके पास हो, जिस रेखा वहाँ पे cos बन जाता है, ऊपर चला जाएगा प्लस में। T4 cos 37, इधर आएगा T4 sin 37, और इधर देख ही रहे हैं 350 न्यूटन का लटकाया गया है। 350 न्यूटन मत लिखिए क्योंकि हमें सॉल्व करना है। अब पॉइंट A से इक्वेशन बनाइए, आमने सामने को बराबर कर दीजिए, इसमें आमने सामने को ऊपर नीचे वाले बराबर कर दीजिए। इधर T1 है, बाकी सभी इधर इतना है, दोनों को बैलेंस किया है, बिल्कुल हो जाएगा। T1 इक्वल टू T2, ये T2 हो जाएगा। T2 sin 30 अंश, T4 sin 37 अंश, इक्वेशन नंबर 1। परपेंडिकुलर वाला ले लेते हैं,
T2 cos 30 is equal to T4 cos 37. T2 cos 30 is equal to T4 cos 37. इक्वेशन नंबर 2 पॉइंट बी वाले में आएंगे, इतना इक्वल टू इतना, T4 sin 37 इक्वल टू T3 sin 45. इक्वेशन नंबर 3 इतना बराबर इतना, T4 cos 37 प्लस T3 cos 45 इक्वल टू 350. 4 इक्वेशन. जब 4 इक्वेशन हो, 4 अननोन हो, अननोन मतलब चारों का वैल्यू ज्ञात करना हो, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. मेन चीज़ इक्वेशन बनाना होता है. अगला क्वेश्चन, ये 100 kg का आदमी है, किसी 300 kg प्लेटफॉर्म में खड़ा है. ये स्ट्रिंग है, इससे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है. 100 kg ये है, 300 kg ये है, रुके हुए हैं. तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा, टेंशन कितना होगा इसमें. ये सब एक ही टेंशन है, एक ही स्ट्रिंग. सॉल्व. तो ये BD बनाइए, ये BD से तुरंत सॉल्व हो जाएगा. 300 kg के ये है, मान लेते हैं आदमी, ये आदमी था, इसके हाथ पे रस्सी है, T, इसमें भी T, मान लेते हैं टेंशन फोर्स T है. एक स्ट्रिंग एक ही था, तो यहाँ भी टेंशन फोर्स लगेगा. इसके हाथ में भी है, यहाँ भी टेंशन फोर्स. अब ये T, इसमें भी T, तो T यहाँ भी आएगा, T यहाँ भी आएगा, T यहाँ भी आएगा, इसलिए 4T. अब 4T जो है किसको कितना वेट उठा रहा है, 100 kg प्लस 300 kg. अब kg है ना, ये तो अभी मास है. जब वेट निकालेंगे तो इसमें जी का गुणा कराना पड़ता है. 4T इक्वल टू जी का गुणा यहाँ कराना पड़ता है, ये तो अभी मास है. अब जी की वैल्यू हम जानते हैं, 10 रखते हैं नॉर्मली. तो 4T इक्वल टू 100 प्लस 300 इंटू 10, 400 गुणे 100, यानी कि T इक्वल टू 4000/4, T बराबर 100 न्यूटन.